गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने जाना था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या क्या होंगी। तो हमने पीछे पढ़ा था हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर के की जो यूनिट है वो डिपेंड करती है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट अलग आएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने पर यूनिट अलग आएगी। तो इसको हमें रटना नहीं है, हम समझेंगे कि किस तरीके से हम यूनिट को निकालते हैं। तो देखिए, इसको निकालने का मेथड क्या होगा। ये हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो होती है आपके पास मोल पर लीटर पर सेकंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आपने रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देखी तो वो होगी आपके पास मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, इस यूनिट को यूज़ करते हुए हम सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के अंदर जो के की यूनिट है वो निकालेंगे। ठीक है, देखो इसमें मेथड क्या है। सपोज ये आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपको पहले कंसंट्रेशन की यूनिट लिखनी है एज इट इज मोल पर लीटर, और सेकंड आपका यहाँ पे ये बाहर रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर पावर लिखोगे आप एज इट इज। सभी के ऊपर आपको जो पावर है वो 1 रखनी है, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये पावर 1 एज इट इज लिखोगे। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 में से आप जीरो घटा दो। ठीक है, तो आपके पास घटाने पर ये वाली यूनिट बचेगी। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको एज इट इज लिखना है मोल पर लीटर, और इसके ऊपर ये 1 तो आपको हर जगह पे पुट करना है। अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें से 1 घटाओ तो ये आपका जीरो बचा, तो जीरो बचने पर आपके पास सिर्फ बचेगा ये सेकंड इनवर्स। उसके बाद में है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपका मोल पर लीटर एज इट इज 1 आपको एज इट इज रखना है। अब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें से आप 2 घटाओ। ठीक है, तो 2 को घटाने पर आपके पास जो यूनिट है वो आएगी आपकी लीटर पर मोल पर सेकंड। उसके बाद में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में आपको सेम करना है, 1 - 3 कर दो। ठीक है, तो उसके बाद में आपकी जो यूनिट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम निकालते हैं के की यूनिट इन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ओके, अब उसके बाद में अगर आपके रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में होंगे, ठीक है, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस इंस्टेड ऑफ मोलर कंसंट्रेशन वी हैव प्रेशर इन एटमोस्फियर, हैंस द यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन आर एज फॉलोज। जैसे कि यहाँ पर हम मोल पर लीटर यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर आपका ये एटीएम आएगा। ठीक है, और आगे का सिस्टम आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट्स हैं उनको निकालते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन आप जानते हो कि कितने टाइम में कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लोगे तो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या फिर आप ले सकते हो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट रेट कांस्टेंट होता है रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो आपका रेट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है जब आपके पास सभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी हो। ठीक है ना, नेक्स्ट वन इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एट दैट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है
कंसंट्रेशन के ऊपर, बट रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना कर वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट भी चेंज होता जाएगा। उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो हमेशा सेम रहेगी, उसके ऊपर किसी टाइप का इफेक्ट नहीं होगा, वो रहेगी आपकी मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये टाइम दे दिया, ठीक है ना, टाइम आपका सेकंड में हो सकता है, आवर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, कुछ भी जो आपको गिवन होगा वो आप एज इट इज़ यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट है इट्स यूनिट्स डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इनका डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इसको आप समझिए, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो हो सकता है कि एटम्स हो, या फिर मॉलिक्यूल्स हो, या फिर आयंस हो, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। सपोज आपके पास, तो इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक दूसरे के साथ में कोलाइड करना जरूरी है। सपोज ये आपके पास कोई भी दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, ठीक है। अब ये ए और बी एक दूसरे से दूर है, जब तक ये रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं या तो एटम की फॉर्म में है, या आयन, या फिर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने एटम, मॉलिक्यूल और आयंस एक दूसरे के साथ में कोलाइड कर केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स जो कोलाइड हुए, वो जो आपके पास नंबर आएगा वो होगा उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी, ठीक है। सपोज दो मॉलिक्यूल यहाँ पर अगर एक दूसरे के साथ में कोलाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी मोलिकुलरिटी 2 है। अगर तीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ये कोलाइड कर रहे हैं तो उसकी मोलिकुलरिटी 3 है, एटसेट्रा, ठीक है। अब मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होगी। इसका कारण होता ये है कि एक टाइम पर बहुत ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टकराना संभव नहीं है, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस में हम किस तरीके से मोलिकुलरिटी को निकालेंगे वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप की होंगी। मेनली 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि वो कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो रही हैं उसके बेस पे। अगर कोई केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है तो उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट ना होकर 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो अलग अलग स्टेप्स हुए, ठीक है, जो अलग अलग स्टेप्स हो रहे हैं वो स्टेप्स होंगे उस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलग अलग स्टेप्स हैं दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। और किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो सिंगल स्टेप होगा वो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, ठीक है। आप उसको नहीं बोल सकते कि वो पूरा कॉम्प्लेक्स है। अगर सिंगल स्टेप वहाँ पे हो रहा है तो वो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन का टाइप होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन है द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ऊपर ये डेफिनेशंस हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, ठीक है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन की
मोलिकुलरिटी 1 है तो उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर मोलिकुलरिटी 2 होगी वो होगी आपकी बाइमोलिकुलर रिएक्शन। 3 स्टेप्स होने पर उस रिएक्शन को बोलेंगे हम टर्मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ O2F2, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दिस एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। उसके बाद में है डिसोसिएशन ऑफ HI, तो ये केमिकल रिएक्शन आपकी बाइमोलिकुलर रिएक्शन रहेगी। अब मोलिकुलरिटी को निकालना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मुकाबले आसान है। ठीक है, यहाँ पर जितने आपका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर ये 1 है तो आपकी मोलिकुलरिटी 1 आ गई, 2 होने पर ये 2 आएगी, कुछ एक्सेप्शंस के साथ में है ऐसा। उसके बाद में टर्मोलिकुलर रिएक्शन, जैसा कि यहाँ पे है द रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2, द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज दिस, और इसके अंदर ये आपका 2 + 1 = 3, तो ये आपकी रहेगी टर्मोलिकुलर रिएक्शन। उसके बाद में है इट मे बी नोटेड दैट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम एज इट्स मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज इक्वल टू इट्स स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एज रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी सेम रहेगी। अब उसके बाद में ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट ना होकर मल्टीपल स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो रही है तो उसके अंदर आप मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे। ठीक है, और एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि मोलिकुलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ में डील करेगी, इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के साथ में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आप ये मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे कैसे। जो केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है उसके अंदर आप मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बट जो रिएक्शन 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है तो उसके अंदर आपको मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, देखिए वो हम कैसे निकालें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है जिसके अंदर ये रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो है 12। ठीक है, 5 + 6 = 11 और एक ये हो गया, तो टोटल यहाँ पर 12 रिएक्टेंट्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेस पर हम मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि मोलिकुलरिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ पर इसकी मोलिकुलरिटी 12 होनी चाहिए, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब कर क्यों नहीं सकते, इसका कारण ये है कि हर एक एटम के पास में एक डेफिनेट स्पेस होता है, उसका डेफिनेट एरिया होगा। ठीक है, उसकी वॉल्यूम एक डेफिनेट रहेगी, तो उसके ऊपर बहुत सारे रिएक्टेंट्स एक साथ अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ ही एटम्स यहाँ पर अटैक कर पाएंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होगी। इट मीन्स दिस केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस इन 2 or more than 2 स्टेप्स। ठीक है, अब जब ये बहुत सारे स्टेप्स में होगी तो यहाँ इन रिएक्शंस में एक रिएक्शन एक ऐसी होगी जो सबसे स्लो कंप्लीट होगी। ठीक है, मतलब कुछ रिएक्शंस फास्ट होंगी, कुछ स्लो होंगी, तो इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन ऐसी भी रहेगी जो सबसे स्लो होगी। ठीक है, अब जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का उसको बोलते हैं हम RDS, और दैट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की हेल्प से आप मोलिकुलरिटी और इसके अलावा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको निकालोगे। ठीक है, इसको पढ़िए।
it is impossible for all the 12 ions of the reactants to come together simultaneously to collide. Such reactions are called complex reactions. These reactions are supposed to take place in a sequence of a number of steps. Each of these steps reaction is called elementary reaction. Molecularity can be defined only for a elementary reaction. It has no meaning for the complex reaction. Further, different elementary reactions of a complex reactions, complex reaction मैंने आपको बताया था क्या होती है, do not take place at same rate. The overall rate of the reaction depends upon the slowest step. Hence, the slowest step is called the rate determining step. आप इसको RDS भी बोल सकते हो, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है. अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, द सिचुएशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए साइकिल फैक्ट्री. मतलब ये साइकिल फैक्ट्री के साथ में इसको इसने रिलेट किया. सपोज 5 लोग हैं और उन 5 लोगों को साइकिल के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो तैयार करने के लिए बोला गया है. कोई रिम बनाएगा, कोई टायर बनाएगा और कोई सीट बनाएगा. अब इन 5 लोगों में जो सबसे स्लो काम कर रहा है, सपोज सीट बनाने वाला सबसे स्लो काम कर रहा है और दूसरे लोग इसके मुकाबले फास्ट काम कर रहे हैं, तो उन 4 लोगों ने अपना काम पूरा कंप्लीट कर दिया, बट सीट बनाने वाले ने अपनी सीट को नहीं बनाया. ठीक है, तो जब तक आपकी सीट पूरी नहीं बनेगी, ठीक है, सीट आपकी प्रिपेयर नहीं होगी, तो आपकी जो साइकिल है वो भी प्रिपेयर नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पर जो साइकिल है वो आप समझ सकते हो कि एक प्रोडक्ट है. तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की प्रिपरेशन विल डिपेंड ऑन द स्लोएस्ट स्टेप. ठीक है, और यही स्टेप आपके रेट को डिसाइड करेगा. उसके बाद में है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से मतलब ये है कि आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितनी देर में नहीं, मतलब किस तरीके से वो अपने आप को कंप्लीट कर पा रही है. मतलब किसी भी रिएक्शन का जो पाथ है, उसका जो रास्ता है, वो उस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा. ठीक है, ए सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शंस प्रपोज टू अकाउंट फॉर ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, उसकी हेल्प से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. तो ये रिएक्शन आपकी 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2. स्टेप 1 इज द स्लो स्टेप एंड स्टेप 2 इज फास्ट. तो इस रिएक्शन में आप देखिए N2O5 डिकम्पोज होकर NO2 और NO3 बनाता है. वैसे ओवरऑल रिएक्शन ये है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट. बट इस फाइनल प्रोडक्ट के बनने से पहले यहाँ पर एक स्टेप और हुआ जिसके अंदर NO2 बना और NO3 बना. ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो बहुत सारे होते हैं. ठीक है, तो अब N2O5 पहले NO2 और NO3 बनाता है. उसके बाद में ये NO3 का मॉलिक्यूल नेक्स्ट स्टेप में इस NO2 के साथ में फिर दोबारा से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद में ये आपके 3NO2 और O2 और बनाएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो 4NO2 बने हैं और O2 बना है वो 2 स्टेप्स के अंदर जाके बना. ठीक है, तो इधर ये वाली आपकी स्लो रहेगी, ये वाला आपका फास्ट रहेगा. ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन या फिर मोलिकुलरिटी सिर्फ इस स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि इसके ऊपर डिपेंड करेगी. तो यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूल का नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज योर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, अब इधर बीच में आप देख रहे हो कि इस NO3 की भी फॉर्मेशन होती है और ये NO3 रहेगा आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड और इंटरमीडिएट. इधर कुछ एग्जांपल्स और भी गिवन है. रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड CO2 फॉर्म CO2 एंड NO. तो यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 और इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप रहेगा उसके ऊपर आपका जो मोलिकुलरिटी है वो डिपेंड करेगी. और इसके अलावा
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और आपको पढ़ना वही है जो सिर्फ आपके नोट्स में गिवन है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। और लास्ट में है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंसेस। It is the sum of the concentration terms on which the rate of reaction actually depends, or it is the sum of exponents of the molar concentration in rate law equation। या पीछे पढ़ चुके हो रेट लॉ इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर है उनका जो सम होगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा ये हमने पढ़ा था, इनका जो सम है वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा। उसके बाद में मॉलिक्यूलरिटी, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एक दूसरे के साथ में कोलाइड कर रहे हैं, उनके जो नंबर का सम होगा वो आपकी रहेगी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, फ्रैक्शंस में हो सकता है या होल नंबर में हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो या फिर फ्रैक्शंस में नहीं होगी, ये हमेशा होल नंबर में रहेगी, 1 2 और 3 एटसेट्रा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बट मॉलिक्यूलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स का जो सम है वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर रहेगा, बट आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रहेगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में एप्लीकेबल है, बट मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, इट हैज़ नो रिलेशन विद द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स के जो सम है उनके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और इसके अलावा मॉलिक्यूलरिटी जो आपकी सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या फिर उसकी जो स्टोकियोमेट्री है उसके बराबर उसकी मॉलिक्यूलरिटी रहेगी। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट वन, इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर आर वेरी रेयर। जो रिएक्शंस हैं हाई ऑर्डर की उनके होने के चांसेस बहुत कम है। इट इज़ बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, जो कि आप लास्ट के अंदर पढ़ोगे, कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक साथ टकराना मुश्किल है। ठीक है, और जितने ज़्यादा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे कि वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड करें। ठीक है, ये आप लास्ट में पढ़ोगे। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।